हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बनने वाला है वहाँ पर अगस्त 2021 में। तो ये इंडिया कब इसका मेंबर बना, कब कब इसकी मेंबरशिप रही यहाँ पर, कब कब ये प्रेसिडेंट रहा है, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर्स होते हैं, क्या है इसका पूरा सिस्टम, और ये कैसे इलेक्ट होते हैं, और इंडिया को इससे क्या फ़ायदा है, इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है ये एक इलीट मेंबर्स का ग्रुप है, यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गन है जिसमें कि 15 मेंबर्स होते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशंस का, उसमें 15 मेंबर्स होते हैं और इसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना। और ये सारे परमानेंट मेंबर्स वीटो पावर होल्ड करते हैं। इनमें से कोई भी एक अगर नेगेटिवली वोट कर देता है, किसी मुद्दे को, किसी एजेंडे को सपोर्ट नहीं करता है, तो वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वो मुद्दा पास नहीं हो सकता है, अप्रूव नहीं हो सकता है। प्लस यहाँ पर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि यहाँ पर इस चीज में वोटिंग करते हैं, लेकिन इनके पास वीटो पावर नहीं होता है। और ये भी जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये सिर्फ 6 हुआ करते थे 1965 तक। इसमें वाइडर रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए और यहाँ पर जो चेंजिंग वर्ल्ड सिनेरियो था उसके हिसाब से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए 6 मेंबर से बढ़ाकर इसे 10 मेंबर किया गया था। हालांकि टाइम एंड अगेन बात चल रही है कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं उसके भी नंबर बढ़ाए जाने चाहिए, और इसके लिए सबसे ज़्यादा आउटस्पोकन अगर देखें तो इंडिया है, जर्मनी है, जापान है, ब्राज़ील है। ये सारे कंट्रीज टाइम एंड अगेन कह रहे हैं कि परमानेंट मेंबर्स के भी नंबर बढ़ने चाहिए, और जबकि इसे अपोज करने में सबसे आगे इटली रहता है। तो यहाँ पे जो भी नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, और यहाँ पर जो मेंबर कंट्रीज हैं इन्हीं सब के बीच में से 2 साल के टर्म के लिए मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, जिनका की टर्म हर साल के 1 जनवरी को शुरू होता है। और 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं तो 5 मेंबर्स जो हैं हर साल हर एक सेशन में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के और यूएन जनरल असेंबली के हर सेशन में 5 नए मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है डिफरेंट रीजन से, और 5 मेंबर्स रिटायर होते हैं, यहाँ से उनकी मेंबरशिप जाती है। तो अभी जो लेटेस्ट इलेक्शन है जो कि 2021 में हुआ, जो कि 75th सेशन था यूएन जनरल असेंबली का जिसमें कि ये इलेक्शन हुआ, उसमें नए इलेक्टेड मेंबर्स हैं अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसमें से अल्बानिया एक ऐसा मेंबर है जो कि फर्स्ट टाइम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनेगा। इससे पहले अल्बानिया कभी भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन में आ सकता है कि अभी जो प्रेजेंट में जो है इलेक्टेड मेंबर्स उसमें से कौन सा ऐसा नेशन है जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुआ है। और यहाँ पर एक चीज और है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये भी सेकेंड टाइम ही इलेक्ट हुआ है। इसके पहले ये भी कभी भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इलेक्ट हुआ था तो वो सिर्फ एक बार ही हुआ था। और यहाँ पर जो इलेक्शन होती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, इसमें यहाँ पर 2/3 वोटिंग चाहिए होती है, 2/3 जो मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं 183 मेंबर्स हैं टोटल यूनाइटेड नेशंस के, तो उसमें से जब तक 129 मेंबर्स का सपोर्ट नहीं होगा तब तक यहाँ पर कोई भी कंट्री जो है सो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं बन सकता है। और देखिए यहाँ पर 2/3 वोट चाहिए, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड हैं डिफरेंट रीजन्स के, तो यहाँ पे भी जो रीजन्स है उसमें से 4 रीजन डिफाइन किए गए हैं, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई है, जिसमें कि 5 मेंबर्स आते हैं अफ्रीकन कंट्रीज से प्लस एशिया पैसिफिक रीजन से। तो एशियन स्टेट्स जो है, एशियन नेशंस हैं और अफ्रीकन नेशंस हैं,
प्लस यहाँ पर जो पैसिफिक ओशन के जो नेशंस हैं, मतलब कि साउथ ईस्ट एशिया भी ले लीजिए आप, तो यहाँ पर ये जो आइलैंड नेशंस हैं वो सबको ले देकर 5 मेंबर सेलेक्ट होते हैं। वो एक मेंबर जो है सो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से जो स्टेट्स हैं वहां से इलेक्ट होता है। 2 मेंबर जो है लैटिन अमेरिका से, प्लस यहाँ पर साथ में कैरेबियन आइलैंड्स को भी जोड़ लीजिए। तो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड्स का कलेक्टिव जो यहाँ पर मेंबरशिप रहता है वो 2 रहता है। 2 मेंबर्स यहाँ से इलेक्ट होते हैं, प्लस यहाँ पर 2 मेंबर्स जो हैं सो वेस्टर्न यूरोपियन नेशन से इलेक्ट होते हैं। तो ये पूरा 4 जो रीजन है वो बांटा हुआ है इलेक्शन के लिए डिफरेंट नेशंस का। और यहाँ पर जब इलेक्शन होता है तो उसमें कितने भी कंट्रीज हैं अपना दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर देखा गया है कि 78% टाइम ऐसा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द टाइम नेशंस जो हैं अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं। हालांकि अनअपोज्ड इलेक्शन में भी यहाँ पर 2 राउंड की वोटिंग होती है एक तरह से। वहाँ पर अगर आपके अगेंस्ट में कोई कैंडिडेट नहीं है तो भी वोटिंग होगी, और वहाँ पर दोबारा भी वोटिंग होगी, क्योंकि एक और चांस दिया जाता है कि कोई भी नेशन अगर फिर से कंटेस्ट करने के मूड में आ जाता है, चैलेंज करता है किसी कंट्री के कैंडिडेटर को, तो वो कर सकता है। और यहाँ पर देखिए कि जितने भी जो मेंबर्स हैं 15 मेंबर्स, इन्हें रोटेशन में जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी प्रेसिडेंसी दी जाती है। हर एक मेंबर 1 महीने के लिए यहाँ पर जो है सो प्रेसिडेंट रह सकता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी कोई मेंबर प्रेसिडेंट बनता है तो ऑब्वियसली वहाँ पर उनकी स्ट्रेचर, उनका पावर बढ़ जाता है। वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडाज को और बहुत सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसीलिए इंडिया के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया अभी यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बनने वाला है अगस्त 2021 में। और यहाँ पर जो इलेक्टेड हैं, जो इंडिया जो इलेक्ट हुई है वो हुई थी 2020 में ही। और यहाँ पर इलेक्शन जो होता है वो 6 महीने पहले ही लगभग हो जाता है, और उनकी टेन्योर शुरू होती है 1 जनवरी से। जैसे कि इंडिया की टेन्योर शुरू हुई 1 जनवरी 2021 से 2021 और 2022 2 साल के टर्म के लिए। यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर अभी देखा कि यहाँ पे जो 5 नेशंस ऑलरेडी इलेक्ट हुए हैं, ये इन सारे का जो टेन्योर है वो 2022 में शुरू होगा 1 जनवरी को, और ये 2022 में और 2023 में 2 साल के लिए ये लोग यहाँ पर मेंबर रहेंगे। वैसे ही इंडिया यहाँ पर 2021 और 2022 के लिए मेंबर है, और इंडिया यहाँ पर देखेंगे कि प्रेसाइड करेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को अगस्त 2021 में। ये तो लेटेस्ट है, नेक्स्ट मंथ इसकी टेन्योर चालू होने वाली है। लेकिन इंडिया यहाँ से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को लीव करने से पहले, मतलब कि मेंबरशिप खत्म होने से पहले 15 महीने पूरे हो जाएंगे, तो दिसंबर 2022 में, मतलब खत्म होने से जस्ट पहले, इंडिया फिर से एक बार प्रेसिडेंट रह पाएगा। यही 1 महीने बाद अगर इंडिया की प्रेसिडेंसी आती रोटेशन में, सितंबर में अगर आती, तो इंडिया पूरे टेन्योर में सिर्फ एक ही बार प्रेसिडेंट रह पाता। लेकिन यहाँ पर फॉर्चुनेटली इंडिया को दोबारा प्रेसिडेंटशिप मिलेगी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। और यहाँ पर देखिए जो टीएस त्रिमूर्ति हैं, यही जो है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है इंडिया के यूएन में, ये यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, और वहाँ पर जो भी वाद विवाद होगा, जो भी आर्ग्यूमेंट्स होगी, इंडिया के तरफ से यहाँ पे करेंगे, इंडिया का व्यू पॉइंट रखेंगे। और अगर देखें कि इसके पहले इंडिया कब कब प्रेसिडेंट रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो इंडिया 8 बार इससे पहले जो है, मतलब 7 बार इससे पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रह चुका है, और ये 8वीं बार जो है इंडिया 2 साल के लिए मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। और उसमें यहाँ पर देखें कि पहले 9 बार इंडिया प्रेसिडेंट रह चुका है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। ये पूरा डेट लिस्ट दिया हुआ है, जून 1950, सितंबर 1967, दिसंबर 1972, अक्टूबर 1977, फरवरी 1985, अक्टूबर 1991 और दिसंबर 1992। ये सेम सिचुएशन जो है अभी इंडिया का उस टाइप के हिसाब से है। और ये देखिए 2011 अगस्त में और नवंबर 2012 में, तो ये पूरे इतने बार इंडिया ऑलरेडी
प्रेसिडेंट रह चुका है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। अब देखें कि अगर इंडिया यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट है, बन रहा है, तो इंडिया को यहाँ पर कुछ अपने एजेंडाज को भी बढ़ाने में और यहाँ पर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डिफरेंट एजेंडाज को उठाती है, मुद्दों को डिस्कस करती है, उसको इन्फ्लुएंस करने में फ़ायदा होगा। सबसे पहली चीज़ तो इंडिया जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बहुत ध्यान दे रहा है। तो यहाँ पे इंडिया एक मोबाइल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला, टेक प्लेटफॉर्म यूनाइट अवेयर। ये मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है, जो मोबाइल प्लेटफॉर्म है टेक्नोलॉजी का, ये यहाँ पर जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस हैं उनके लिए लॉन्च किया जा रहा है, जो कि वहाँ पर उन्हें कहीं भी किसी भी रीजन में वहाँ के ग्राउंड रियलिटीज़, ग्राउंड अवेयरनेस के बारे में, वहाँ के ट्रेन के बारे में, वहाँ के ज्योग्राफी के बारे में, वहाँ की पूरी वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी देगा, जिससे कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को अपना ऑपरेशन सही से कंडक्ट करने में जानकारी मिलेगी, उन्हें हेल्प मिलेगा और वहाँ की रियलिटी से वो लोग रूबरू रहेंगे। तो वहाँ पर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को कम डैमेज झेलना पड़ेगा कहीं पर भी अगर वार लाइक सिचुएशन बनता है तो, या रेस्क्यू मिशन अगर चला रहे हैं तो वहाँ पर बेटर रेस्क्यू ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइज करने में इन्हें फ़ायदा मिलेगा। और इसीलिए ये मोबाइल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इंडिया यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए लॉन्च करने वाला है, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेशंस का जो डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलकर। प्लस यहाँ पर अभी देखिए कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो इंडिया कोविड के मामले में बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन कर रहा है। हालांकि अभी थोड़ी डिरेल हो गई है, वैक्सीनेशन की स्पीड धीमी पड़ गई है, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो रेजिंग सिचुएशन है कोविड का, तो उसमें इंडिया पहले से ही यहाँ पर मेंबर है जो गावी इनिशिएटिव है वर्ल्ड वाइड जो वैक्सीनेशन का, तो उसमें भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेसिडेंट रहते हुए इंडिया बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, बहुत सारे नेशंस को वहाँ पर मोटिवेट कर सकता है कंट्रीब्यूट करने के लिए, कुछ रिजोल्यूशंस भी पास हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में जो एफर्ट है इंडिया अपना इनिशिएटिव एफर्ट लगा सकता है। तीसरी चीज़ यहाँ पर है काउंटर टेररिज्म। अभी जैसा हमने देखा कि ड्रोन अटैक हो गया जम्मू में एयरबेस पे, उसके बाद भी बहुत बार ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। ड्रोन जो है पाकिस्तान की तरफ से एलओसी को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, उसको व्यूलेट कर रहे हैं। प्लस टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इंडिया में बहुत सारी हो रही हैं ऑलरेडी। तो इन सब चीज़ों के मुद्दों को इंडिया ज़्यादा वोकली उठा पाएगा वहाँ पर। प्लस प्रेसिडेंट होने के कारण जो एजेंडा तय होगा तो उसमें भी ये इंक्लूड करवाना इंडिया के लिए बहुत ईजी चीज़ हो जाएगी, और इससे इंडिया को बहुत फ़ायदा मिलेगा कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो, और जो पाकिस्तान है जो टेररिस्ट को स्पॉन्सर करता है, उन्हें सेफ हेवन प्रोवाइड करता है, तो उनके अगेंस्ट में वहाँ पर वोकल रहने के लिए, उन पे सेंसर करने के लिए, और अगर पॉसिबल हुआ तो उनके अगेंस्ट में रिजोल्यूशन पास करवाने के लिए। हालांकि रिजोल्यूशन पास करवाना बहुत टेढ़ी खीर है वहाँ पर चाइना के रहते हुए, क्योंकि चाइना जो है ब्लाइंड सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, और चाइना के पास वीटो पावर है। और ऐसे इशू में इंडिया अगर चाहे तो बाकी सारे कंट्रीज को भले ही एक मत कर ले, लेकिन चाइना जब तक वहाँ पर सपोर्ट नहीं करेगा तो वो वीटो लगा देगा, कोई भी रिजोल्यूशन चाइना के पाकिस्तान के अगेंस्ट में पास होना मुश्किल है। जैसा कि हमने देखा था कि जब अजहर महमूद को भी इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करना था, उस समय भी चाइना ने बहुत बार वहाँ पर पाकिस्तान के सपोर्ट में वीटो लगा दी थी। प्लस यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भले ही चाइना के पास वीटो पावर है, लेकिन चाइना के ही अगेंस्ट में भले कोई रिजोल्यूशन ना पास हो पाए, लेकिन वहाँ पर वोकल रहकर उसे क्रिटिसाइज करके, उसके अगेंस्ट में वहाँ पर बोलकर चाइना को एक तरह से वहाँ पर एक्सपोज किया जा सकता है, उसे सेंसर किया जा सकता है चाइनीज एग्रेशन के कारण। चाइना टाइम एंड अगेन एलएसी पे एग्रेसिव हो रहा है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का रीजन हो, चाहे लद्दाख का रीजन हो, ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंटियर दोनों जगह पे चाइना बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है। सी पैक के मुद्दे पे भी इंडिया यहाँ पर पॉइंट अपना उठा सकता है। साउथ चाइना सी का भी इशू उठाया जा सकता है, और साउथ चाइना सी का इशू अगर उठता है तो मोस्ट ऑफ द नेशंस जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, हो सकता है एक आध जैसे यूएई वगैरह उसके सपोर्ट में ना आए, लेकिन मोस्ट ऑफ द नेशंस यहाँ पर हो सकता है कि इंडिया और बाकी के कंट्रीज के सपोर्ट में आ जाए और यहाँ पर चाइना को थोड़ा सा
डिमीन किया जा सकेगा, उसे सेंसर किया जा सकेगा। प्लस यहाँ पर अफगानिस्तान का इशू, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा अभी है, क्योंकि यूएस पुल आउट के बाद तालिबान जो है बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है। लगभग 85% ऑफ द अफगान टेरिटरी यहाँ पर ऑलरेडी जो है तालिबान ने कंट्रोल कर लिया है। और यहाँ पर दिक्कत ये है कि इंडिया के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं ऑलरेडी, सलमा डैम हो गया, जरंज दिलाराम जो गारलैंड हाईवे है वो हो गया, और भी बहुत सारे बिल्डिंगें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, बहुत सारी जगहों पर इंडिया ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा। और ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर अफगान इशू उठाना बहुत ज़रूरी है। और इसके फेवर में देखा जाए तो जितने भी नेटो मेंबर्स हैं सारे रहेंगे, बहुत सारे और भी कंट्रीज रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक पीसफुल गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पूरे रीजन के लिए फायदेमंद है, ना कि सिर्फ इंडिया के लिए। और इसीलिए यहाँ पर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को यहाँ पर एकजुट होकर कोई रिजोल्यूशन लाना जरूरी होगा, ताकि यहाँ पर तालिबान को रोका जा सके, वहाँ के डेमोक्रेसी को मजल आउट करके वहाँ पर ऑटोक्रेसी और टेरर का जो राज है उसे फैलाने से। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट रहते हुए कर सकता है। इन सब चीज़ों में इंडिया को फ़ायदा होगा अपनी बातों को मुखर रूप से रखने के लिए, एजेंडा तय करने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स का। और इसमें देखते हैं कि जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट का चार्ज जब इंडिया लेगी तो उसके बाद वहाँ पर क्या क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको लगातार वीडियो बनाकर इन्फॉर्म करता रहूँगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें फॉलो करें। हमारे वेबसाइट पर डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस